A very good morning to all of you dear students। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अपने पिछले वीडियो में हमने आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रकों के विषय में पढ़ा व विगत वर्षों में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व पर भी चर्चा की। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी को कम करने के उपाय व सरकारी प्रयास। बेरोजगारी की स्थिति सबसे चिंताजनक कृषि क्षेत्र में बनी हुई है, जिसमें किसी भी कार्य के लिए आवश्यक श्रमिकों से अधिक संख्या में श्रमिक लगे हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी व्याप्त है। अतः प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों के सृजन की आवश्यकता है। नीति आयोग के नवीन अध्ययन के अनुसार वर्तमान में अकेले शिक्षा के क्षेत्र में 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध हैं। पर्यटन के क्षेत्र में यदि सुधार किया जाए तो यहाँ 35 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य में पर्यटन, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से रोजगारों में वृद्धि की जा सकती है। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की आवश्यकता है, उनको सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। इसके साथ ही यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। आइए हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के दो अन्य क्षेत्रक संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों की। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए हम इस क्षेत्रक में लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन भी करना होता है। इसमें स्वतः काम करने वाले लोग यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी होते हैं, जो सरकार के समक्ष अपने को पंजीकृत कराते हैं और सरकारी नियमों का अनुपालन भी करते हैं। इस क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ भी मिलते हैं। उनका कार्य एक निश्चित अवधि का होता है और अपनी अवधि से अधिक कार्य करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन व दूसरे लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान व चिकित्सीय लाभ आदि। आइए बात करते हैं असंगठित क्षेत्रक, यानी जो हमारे देश में सबसे वृहद है, उसकी बात करते हैं। छोटी छोटी व बिखरी इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, उनसे असंगठित क्षेत्रक का निर्माण होता है। इसमें रोजगार नियमित नहीं होते। यहाँ सवेतन छुट्टी, चिकित्सीय अवकाश, भविष्य निधि आदि कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात असंगठित क्षेत्रक में रोजगार सुरक्षित नहीं है। किसी मौसम में काम होता है तो किसी मौसम में कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है। इस क्षेत्रक में काफ़ी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय, मरम्मत कार्य आदि में स्वतः नियोजित होते हैं। यदि हम गहन विश्लेषण करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की धीमी वृद्धि के कारण अधिकतर लोग क्षमता व योग्यता होते हुए भी जीविकोपार्जन हेतु असंगठित क्षेत्र की ओर बढ़ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, बुनकर, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि आते हैं। शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों के श्रमिक, बोझा ढोने वाले,
कबाड़ उठाने वाले, रिक्शा चालक, सड़क पर विक्रय करने वाले आदि असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इन सभी को सरकार की ओर से संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, तभी देश का सामाजिक व आर्थिक विकास सही रूप से संभव हो सकेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दो और क्षेत्र हैं, स्वामित्व के आधार पे उनकी भी चर्चा करते हैं। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का ध्येय लाभ कमाना नहीं, अपितु जन कल्याण होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं रेलवे व डाक तार। निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या निजी कंपनी के हाथों में होती है। उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज आदि निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के बड़े उदाहरण हैं। निजी क्षेत्र का मुख्य ध्येय लाभ कमाना होता है। कुछ आर्थिक गतिविधियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन तथा प्रोत्साहन के साथ निजी कंपनियां करती हैं। इन्हें मिश्रित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इनमें निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसी भी गतिविधियां हैं जिन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य। तो बच्चों, आपने ये जो हमारा चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उनमें आपने भिन्न भिन्न क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। इसके साथ स्वामित्व के आधार पर 2 क्षेत्र, जिनमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, व संगठन के आधार पर 2 तरह के क्षेत्र, संगठित एवं असंगठित के विषय में आपने विस्तार से पढ़ा। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है। अगर आपके प्रश्न कोई हो पाठ से संबंधित, तो उन्हें आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उनके जवाब भी दूंगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।